मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम पिछले पाठ्यक्रम के दरमियान बताए गए लघु प्रश्नोत्तरीय को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय शेष रह गए थे, जिसे इस पाठ्यक्रम के दरमियान में बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। यह शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड पुस्तक वेदांग ज्योतिष से संबंधित कुछ लघु प्रश्नोत्तरीय थी, जो पिछले पाठ्यक्रम के दरमियान भी बतलाया गया था और इस पाठ्यक्रम में भी आपको महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तरीय पर जानकारी दी जाएगी। आज हम लोग आरंभ करते हैं लघु प्रश्नोत्तरीय पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वेदांग ज्योतिष जो लघु प्रश्नोत्तरीय है, वेदांग ज्योतिष कारक मतलब वेदांग ज्योतिष के कारक मतलब हो, इसको हम लोग कह सकते हैं रचयिता कौन थे। महर्षि लग्ध जी थे। अगर पूछा जाए तो ये वस्तुनिष्ठ भी हो जाएगा। और इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं आज तिथि साधनम पे। तिथि साधनम क्या है, इसके जो वेदांग ज्योतिष के अंतर्गत इसकी क्या व्याख्यान की गई है, उस पर हम लोग संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। वेदांग समय से ही चंद्र तिथियों को आज तक मतलब अभी तक वर्तमान समय में भी प्रचलित रूप में माना गया है। वेदांग जो ज्योतिष है, वेदांग समय से ही मतलब वेदांग ज्योतिष का जो समय काल था वो 1400 ईसा पूर्व से ही आज तक तो आज की तिथि तक प्रचलित रूप में माना गया है। और उसके नाम भी वही मतलब उनका नाम भी चेंज नहीं किया गया जो पहले था, और वो आज भी वही नाम है। इसको हम लोग जो तिथियों के नाम से जानते थे, जैसे प्रतिपदा तिथि, द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, ऐसे करके फिर अमावस्या, फिर पूर्णिमा तिथि। इस तरह हम लोग तिथियों के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं क्रमबद्ध तरीके से, ये क्रमबद्ध तरीका था जो लास्ट अमावस्या और पूर्णिमा पे इस तरह क्रमबद्ध तरीके से ये तिथियां आती हैं। हम लोग बात करते हैं अमावस्या के अंत में सूर्य और चंद्र नक्षत्र के एक ही बिंदु पर, मतलब अमावस्या के अंत में जब अमावस्या की समाप्ति होने वाली होती है, तो उस समय उस अंतराल में सूर्य और चंद्र जो नक्षत्र हैं एक ही बिंदु पर आते हैं, एक ही बिंदु पर रहते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं दोनों, कुछ दूरी के अंतर पे। उस समय का चक्र काल चलता है, उसको भचक्र कहते हैं। उस समय का जो भचक्र होता है 360 डिग्री का होता है। उस समय का जो भचक्र होता है वो 360 डिग्री का होता है। और तिथि की जो संख्या होती है 30 होती है। तिथि की संख्या 30 होती है। और 30 तिथि में 360 डिग्री हो तो एक तिथि में 30 तिथि में 360 हो तो एक तिथि में 360 भागा 30 बराबर 12 अंश होता है। तो 12 अंश का एक तिथि होता है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो एक तिथि का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 12 अंश हो जाएगा, एक तिथि का मान हो जाएगा।
इस जो ये प्रक्रम था, ये जो घटनाक्रम थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये जब ये वेदांग ज्योतिष के पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तिथि से साधन की जानकारी थी, उसको मैंने आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। 12 अंश का एक तिथि होता है, जो मैंने आपको बताया। जब सूर्य और चंद्र का अंतर 12 अंश का होता है तो वह प्रतिपदा होता है। जब सूर्य और चंद्र का अंतर 12 अंश का होता है तो प्रतिपदा होता है, और वह तिथि 180 अंश का होता है, प्रतिपदा हो गया। और ठीक उसी प्रकार जब 180 अंश का हो अंतर, तो वो क्या हो जाएगा, वो पूर्णिमा तिथि हो जाएगी। अमावस्या में क्या कंडीशन था, अमावस्या में था 360 चक्र पूरा होता है, और 360 पूरा हो जाता था। प्रतिपदा में क्या होता था, जब सूर्य और चंद्र के अंतर 12 अंश होता था, जो मैंने एक तिथि का अंतर बताया था, तो वो प्रतिपदा होता था। और पूर्णिमा तब होता है जब 180 अंश मतलब 180 अंश हो तो वह पूर्णिमा तिथि होता है। तो ये 3 कंडीशन थे। इसी के आधार पे हम लोग प्रतिपदा द्वितीया करेंगे तो फिर सूर्य और चंद्र के बीच का अंतर 24 होगा। इस तरह अगर हम लोग निकालेंगे तो कुछ धीरे धीरे करके जो 12 अंश के जो तिथियां हैं वो आपको धीरे धीरे निकल जाएगा, पूरा हो जाएगा। और तिथियों का जो अंतराल है, तिथि का जो निकालने का तरीका है, वो इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋतु गणना, मतलब ऋतु की गणना कैसे की जाती है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक वर्ष में 6 ऋतुआं होते हैं। एक वर्ष में 6 ऋतुआं होते हैं। इनके जो नाम होते हैं वो क्रमशः इस प्रकार है, मैं आपको बता दूं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत होते हैं। एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। सूर्य जब 4.5 नक्षत्र भोग करता है, सूर्य जब 4.5 नक्षत्र का भोग करता है तो एक ऋतु होती है। सूर्य जब 4.5 नक्षत्र का भोग करता है तो एक ऋतु होती है। इस प्रकार हम लोग जब 6 ऋतु का निकालेंगे तो वो पूरा मेरा निकल जाएगा। प्रथम 3 ऋतुएं उत्तरायण में, प्रथम 3 ऋतुएं उत्तरायण में और बाद वाली 3 दक्षिणायन में होती है। मतलब इसको इस प्रकार बांटा गया है कि उत्तरायण में कौन कौन से आ जाएंगे, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये आपको उत्तरायण में आ जाएंगे। और दक्षिणायन में जो होगा वो आपका हो जाएगा वर्षा, शरद, हेमंत। ये 3 ऋतुएं दक्षिणायन में होती हैं। जैसे घनिष्ठा से रेवती तक, मतलब घनिष्ठा से जो नक्षत्र के नाम है, घनिष्ठा से रेवती नक्षत्र तक 4.5 नक्षत्र का शिशिर ऋतु रेवतक से रोहिणी वसंत, मृगशिरा से अश्लेषार्ध ग्रीष्म, अश्लेषार्ध से हस्त, अंत तक वर्षा। मतलब ये जो दिया है अश्लेषार्ध से लेके हस्त नक्षत्र तक के अंत जो होता है, हस्त का अंत जो नक्षत्र का समय होता है, उस समय तक वर्षा होती है। उसके बाद है चित्रा से ज्येष्ठा मध्य तक, मतलब चित्रा से ज्येष्ठा के मध्य तक शरद का जो नक्षत्र का भोग होता है वो शरद उस समय तक चलता है। ज्येष्ठा का मध्य से, क्योंकि मध्य में शरद खत्म हुआ है, उसके बाद ज्येष्ठा के मध्य से सर्वस्थान तक हेमंत ऋतु होती है। मतलब ये ऋतु कब कब किस नक्षत्र में किस समय तक रहेगा उसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ दी गई थी।
तो इस तरह हमने आपको 6 ऋतुओं के बारे में, जो ऋतुएं थे उनके बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। ये कब कब शिशिर ऋतु चलेगी, कब बसंत ऋतु चलेगी, कब ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होगा, वर्षा ऋतु कब से कब तक होगा, शरद ऋतु कब से कब तक होगा और हेमंत ऋतु कब से कब तक होंगे। इनके बारे में मैंने आपको ऋतु गणना के बारे में आपको जानकारी दी, जो लघु प्रश्नोत्तरीय थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं युग स्वरूपम के बारे में कि युग स्वरूपम क्या है। माघ शुक्ल पर्वत माघ शुक्ल पर्वत्र पौष कृष्ण संपीना सर्वप्रथम जो युग का आरंभ हुआ था, सर्वप्रथम युग का जो आरंभ हुआ था वो माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है। सर्वप्रथम युग का आरंभ माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है तथा 5 वर्षों के बाद पौष कृष्ण अमावस्या को समाप्त होता है। प्रथम युग का आरंभ माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है तथा 5 वर्षों के बाद पौष कृष्ण अमावस्या को समाप्त हो जाता है। अतः 5 वर्षीय युग के भीतर ही, अर्थात 5 वर्षीय युग के भीतर किसी तथ्य को जानने हेतु काल का जानकारी होना जरूरी होता है। इस 5 वर्षों के दरमियान में वेदांग युग उस समय शुरू होता है जब सूर्य, चंद्र और घनिष्ठा तारों का ये 3 सूर्य, चंद्र और घनिष्ठा तारों का योगांश समान हो जाता है। मतलब एक समांतर होता है। कौन कौन? सूर्य, चंद्र और घनिष्ठा तारों का योगांश समान हो जाता है। तब सूर्य, चंद्र, घनिष्ठा के साथ साथ बृहस्पति भी घनिष्ठा के तारों में ही होती है। मतलब ये है कि जब ये 3 तारे एक समान हो जाते हैं, कौन कौन से? सूर्य, चंद्र और घनिष्ठा तारों का योगांश समान हो जाता है, उसी समय सूर्य, चंद्र, घनिष्ठा तो था ही, लेकिन उनके साथ साथ बृहस्पति भी घनिष्ठाओं के तारों में होती है। तभी जाके एक साथ पहला युग, जो प्रथम युग होता है, उस युग में चंद्रमास माघ शुक्ल पक्ष, ये कब? जब आपको सूर्य, चंद्र, घनिष्ठा के साथ साथ बृहस्पति भी घनिष्ठा के तारों में हो, तो तभी एक साथ पहला युग चंद्रमास माघ शुक्ल पक्ष, उत्तरायण व शिशिर ऋतु एक साथ शुरू होता है। तो मतलब ये जो पहला युग शुरुआत होता है, उसका ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं थे जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये युग स्वरूपम के बारे में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमास स्वरूप के बारे में कि चंद्रमास स्वरूप क्या है। चंद्रमास सूर्य चंद्र की एक युति या अमा से दूसरी युति तक का समय होता है। चंद्रमास सूर्य चंद्र की एक युति अमा से दूसरी युति तक का समय होता है, जिसको हम लोग चंद्रमास कहते हैं। 30 चंद्र तिथियां एक चंद्रमास बनती है। जो हम लोग तिथि के बारे में कहते हैं वही दिया हुआ है। 30 चंद्र तिथियां एक चंद्रमास बनती हैं। चंद्रमास भी 2 प्रकार के होते हैं, शुक्लादि चंद्रमास और दूसरा कृष्णादि चंद्रमास। चंद्रमास 2 प्रकार के होते हैं, पहला शुक्लादि चंद्रमास और दूसरा कृष्णादि चंद्रमास। पहले वेदांग ज्योतिष में प्रथम
वेदांत ज्योतिष में शुक्लादि मास ग्रहण होता है और अमावस्या से अगली तिथि मास का पहला दिन होता है। ये चंद्रमास का जो चंद्रमास का स्वरूप था, ये उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी थी जो मैंने आपको जानकारी दी। आप इस सभी बिंदुओं का इन सभी लघु प्रश्नोत्तरीय का अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं, जो आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए और आपके पाठ्यक्रम से ही कुछ लघु प्रश्नोत्तरीय को चयनित करके आप लोगों के लिए तैयार किया गया था। तो आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।